हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11th के लिए कोशिका चैप्टर से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारे कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका अंग हैं और अलग अलग कोशिका अंगों के अलग अलग कार्य हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, तो यह एक कोशिका अंग है। इसकी खोज जो है कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसका नाम इन्होंने रखा था सार्कोसो। तो पहला वर्ड इसमें सार्कोज है ना। पहला वर्ड क्या है, सार्कोज। तो सार्कोज का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। और सोमा दूसरा वर्ड इसमें क्या है, सोमा। और सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो कोशिका द्रव्य के अंदर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, बहुत सारे और भी दूसरे कोशिका अंग है। इस वजह से यह नाम कुछ सटीक नहीं बैठा, लोगों ने इसको मान्य नहीं माना। अगला आदमी जो है वो अल्टमैन है। अल्टमैन भी इसके बारे में अच्छी जानकारी को प्राप्त किए और उन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा, जो कि मान्य नहीं हुआ। उसके बाद आगे चल करके बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा और हम लोग यही जानते हैं को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किंग्सबरी ने 1912 में इसे बताया कि इसका संबंध कोशिकीय श्वसन से है, यानी कि यह ऊर्जा का उत्पादन करता है। बारबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसे में मौजूद एंजाइमों के बारे में विस्तृत जानकारी हमको दी। आकार की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो होती है 0.2 से लेकर के 2 म्यूएम से लंबाई, और लंबाई जो है इसकी 7 म्यूएम तक होती है। कुछ जीवों में जैसे कि एम्फीबिया जो है उसके ऊसाइट में इसकी लंबाई जो है 40 म्यूएम तक होती है। ठीक है। आकार कण के आकार का, सूत्र के आकार का, छड़ के रूप में गोलाकार, है ना। तो यहाँ पर एक चित्र बनाए हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो यह कोशिका का अंग है। इसे हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं, ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारी कोशिकाओं के अंदर यह ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है। कैसे करता है सबको हम लोग देखेंगे। पहले इसकी रचना को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा हुआ है। इसकी बाह्य झिल्ली बिल्कुल ही चिकनी है और इस चिकनी झिल्ली में किसी तरह का कुछ भी नहीं है। बाह्य झिल्ली से कहते हैं। आंतरिक झिल्ली जो है इसकी वह मुड़ी हुई है। इसमें से प्रत्येक मोड़ को, यहां से आप चलना शुरू करें यहां तक पहुंचे, एक मोड़ को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है। और इस क्रिस्टी के अंदर जो स्थान होता है, इस क्रिस्टी के स्थान को अंतरा, अंतरा का मतलब अंदर, क्रिस्टी स्थान, है ना। और दो क्रिस्टी के मध्य में बाहर की ओर भी एक स्थान है, इसे अंतर क्रिस्टी स्थान कहा जाता है। इसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है, इस द्रव्य को मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके अंदर मौजूद द्रव्य को मैट्रिक्स कहा जाता है। एक कॉमा के आकार की रचनाएं इसकी आंतरिक झिल्ली के दीवार पर पाई जाती है, जिसे F1 कण कहते हैं। फर्नांडिज मोरेन ने इसकी खोज की थी, उसी के नाम पर इसको F1 कण का नाम दिया है। आगे चर्चा होगी। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी पाया जाता है। इसके अंदर खुद डीएनए भी पाए जाते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया की रचना को हम लोग देखें, कोशिका अंग को देखें। संख्या की बात करें तो एक कोशिका के अंदर इसकी संख्या 5 से लेकर के 50 से लेकर के 500 तक हो सकती है, बशर्ते उस कोशिका अंग का ऊर्जा निर्माण का कितना जरूरत है, उस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति उस कोशिका अंग के अंदर होती है। इसे ऊर्जा गृह कहा गया है। क्यों इसे ऊर्जा गृह हम लोग कहते हैं, तो आप देखें कि सबसे पहले हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, है ना। भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन हमारा पाचन तंत्र में पहुंचता है। पाचन तंत्र के अंदर भोजन को पचाया जाता है। हमारे पोषक अवयव जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, तो इन सबको वापस तोड़ दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में टूटता है, वसा जो है फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है। यह टूट करके हमारी छोटी आंत की दीवारों में पाए जाते हैं क्या, उंगलीनुमा प्रवर्धन पाए जाते हैं, जिन्हें भिलाई कहा जाता है। भिलाई इसे अवशोषित करके रक्त में पहुंचा देता है और रक्त फिर इच्छित कोशिकाओं तक इस ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। तो जब ग्लूकोज कोशिका के अंदर पहुंचते हैं, ये कोशिका हमारा है, इस कोशिका के अंदर जो है ग्लूकोज इंटर कर गए C6H12O6, है ना। तो इसके अंदर मौजूद है यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया।
तो सबसे पहले इस ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य के अंदर, है ना, ग्लूकोज का कहा तो कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में इसका विभाजन होता है, ग्लूकोज टूटता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है ना। कोशिका के अंदर ग्लूकोज की टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। और जब ग्लाइकोलाइसिस संपन्न होता है तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन एटम के से मिलकर के बना होता है। तो ये जब टूटते हैं तो 3 कार्बन एटम वाले 2 यौगिक का निर्माण करते हैं जो अस्थायी प्रकृति के होते हैं। ये अणु जो होते हैं अस्थायी प्रकृति के होते हैं, यानी कि 2 पायरुविक अम्ल, है ना, क्या बनते हैं यहाँ? पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है ना। 2 पायरुविक अम्ल 3-3 कार्बन एटम से बना हुआ ये है, तो 3 कार्बन एटम से बना हुआ रचना पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है कोशिका द्रव्य में। और फिर यह पायरुविक अम्ल जो है वह बदल जाता है आयन में। इसके आयन को पायरुवेट कहा जाता है। और ये आयन जो है यह पहुंचता है कहाँ? कोशिका के इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इस पायरुवेट का एक लंबे चक्र, जिस चक्र को क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के अंतर्गत क्या करता है? इसे पूरी तरह से तोड़ता है, और जो कि पूरी तरह से एंजाइम आधारित प्रक्रिया होती है। इस एंजाइम आधारित प्रक्रिया में पूरी तरह से हमारा यह टूट जाता है, और टूटने के बाद उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल हमारा जल का, है ना, देता है। और साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ रहती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह 38 एटीपी अणु का निर्माण करता है। यानी कि पायरुवेट जब इसके अंदर घुसेगा, कहा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंजाइम बेस्ड अभिक्रिया होगी, जिसे क्रेब्स चक्र कहेंगे। और इस क्रेब्स चक्र में कई क्रम में हमारे पायरुवेट टूटेंगे, और टूट करके अंततः एटीपी का निर्माण करेंगे, है ना। एटीपी को ही बायो ऊर्जा, जैव ऊर्जा, बायो करेंसी का नाम दिया जाता है ना। तो ये जो एटीपी है इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या है कि इसमें एक तो एडिनोसिन है, दूसरा 3 फॉस्फेट पाया जा रहा है। तो एटीपी भी अपने से ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। एटीपी का भी क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, एडीपी टूट जाता है, और इससे एक फॉस्फेट जो होते हैं वह मुक्त होते हैं, है ना। हम जानते हैं कि किसी भी तरह के बंधन के टूटने और जुड़ने में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन बंधन जब टूटता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, और हमारे जितने सारे कोशिका अंग है, इस बंधन के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है, इस बंधन के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसी ऊर्जा का उपयोग करता है। यह वापस फिर जुड़ जाएगा, है ना। ये फिर इसको अगर सामान्य मात्रा में इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 2 फॉस्फेट, है ना, एडीपी डाइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट और जुड़ेगा तो एटीपी बना लेगा एडीपी। यानी कि कह सकते हैं कि एडीपी में रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना, उसको उलट दिए तो वापस ये चीज को क्या कर लेगा? बना देगा। तो इस कारण से हम लोग क्या माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस का नाम दिए हैं, क्योंकि यह ऊर्जा का निर्माण करता है। हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे ऊर्जा का निर्माण करती है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।